हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी परीक्षा में जो भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो भी जियोग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि प्रश्नों के आंसर आपने काफी प्लेटफॉर्म पर देख चुके हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो जियोग्राफी के प्रश्न हैं वो किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, कौन से पैटर्न के आधार पर पूछे जा रहे हैं, और इनके जो प्रश्न बनाने के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मल्टीपल सोर्सेज है। कुछ हमें नोट्स में मिल जाएंगे जो कि रेफरेंस बुक पर आधारित हैं, और काफी सारे सवाल जो हमें एनसीईआरटी में से सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। और ये हम जो 25 सवाल है जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ज्योग्राफी में आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मुझे दिखा पहला सवाल जो मैंने सेट उठाया था पेपर का, फर्स्ट पेपर के सवाल हैं काफी सारे, इसके बाद हम सेकंड के लेंगे। पहले सवाल में पूछा गया है कि जो हमारी पशुआ हवाएं हैं उनकी दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर सिंपल देखने की बात है, जब हम पृथ्वी पर हवाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारी हवाएं हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। और हम पृथ्वी पर कुछ ऐसे ही बेल्ट पढ़ते हैं, पांच हाई प्रेशर के और लो प्रेशर के, जिसमें चार हाई प्रेशर के बेल्ट बनते हैं और जो तीन है वो लो प्रेशर के बेल्ट बनते हैं। तो सिंपल है कि जहां पर लो प्रेशर के बेल्ट है वहां से हवाएं ऊपर की ओर उठेगी, और जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आएगी। सिंपल है, ठीक है। और जहां पे हवाएं नीचे की ओर आएगी तो वहां पे उनका दबाव ज्यादा बढ़ेगा और वो फैलना शुरू होगी, और फैलकर किस ओर जाएगी, लो प्रेशर की ओर। तो वहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उनकी गति निर्धारित होती है। और जब पृथ्वी घूम रही होती है और जो हवाएं हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में उनकी जो दिशा है वो राइट साइड हो जाती है, मतलब दाईं ओर हो जाती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे उनकी जो दिशा है वो लेफ्ट साइड हो जाती है, मतलब अपने बाएं ओर हो जाती है। अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उत्तर पूर्व ये वाली, और उत्तर पश्चिम ये वाली। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। यहाँ इनको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमें मिलता है हाई प्रेशर बेल्ट पूरा। यहाँ की हवाएं इस भूमध्य रेखा की ओर गति करेगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ की हवाएं ऊपर आर्कटिक ध्रुव की ओर गति करेगी। जब पृथ्वी घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी दिशा के दाएं तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। और जो नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, उसमें ये हवाएं अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो क्लियर कट हमारा सही है, ठीक है। और ये चीज हमें एनसीईआरटी में क्लियर मिल जाती है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जो दामोदर नदी है वो कौन से पठार को अवॉइड करती है, मतलब किस पठार से होकर जाती है। तो दामोदर नदी का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे, यहाँ से लगाकर दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, जहां से ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, यहाँ पर। ये देख लो, यहाँ से होते हुए यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ पठारों के नाम है। ये मालवा का पठार है जो एमपी और राजस्थान में, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड है, और ये छोटा नागपुर पठार। तो दामोदर नदी सिंपल है, तो छोटा नागपुर पठार को अवॉइड करती है। ऑप्शन नंबर वन। तीसरा सवाल, ये सवाल एनसीईआरटी में नहीं मिलता, लेकिन काफी सारे जब हम नोट्स देखते हैं तो उनमें काफी जगह ये चीज मिल जाती है, क्योंकि अंडमान निकोबार के बारे में बेसिक जानकारी है, वहां के इतने अमाउंट्स नहीं दिए गए हैं। तो सिंपल, पहला जो ऊपर वाला जो अपना आइलैंड है, अंडमान आइलैंड आइलैंड, उसको हम तीन भागों में बांटते हैं, उत्तरी, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। जो उत्तरी अंडमान की सबसे लंबी चोटी है, जो भी
माउंट है वो है सैडल पीक। ठीक है, ए नंबर में, 3 नंबर मिक्स कर लो। दूसरा मध्य अंडमान आता है, वहां पर माउंट डियावेली। देखिए, ये हमारा है नॉर्थ अंडमान, यहाँ पे है सैडल पीक। ठीक है, यहाँ पे बीच में पड़ती है हमारी माउंट डियावेली, और दक्षिणी अंडमान में पड़ जाती है हमारी माउंट कोयोबो। ठीक है, दक्षिण अंडमान में माउंट कोयबो, और जो ग्रेट निकोबार है वहां है हमारी माउंट थोलिया। तो ये चारों जो पीक है, जो चोटियां हैं, जो पहाड़ है, वो इस प्रकार से है कुछ। सबसे ऊपर शेडल पीक, फिर है डियावोली, उसके नीचे आती है अपनी कोयोबो, और सबसे नीचे जो ग्रेट निकोबार है उसमें है माउंट थूलिया। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य जो मौसमी परिवर्तन है, उनमें उतार चढ़ाव वाला जो प्रतिरूप देखने को मिलता है, शीशो पैटर्न, उसे क्या कहते हैं हम? तो जब ये हमारा हिंद महासागर का भाग है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और ये प्रशांत महासागर है पूरा, तो इनके बीच में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। कहीं पर लो प्रेशर है, कहीं पे हाई प्रेशर है। तो इनके बीच में जो ये धाराएं हैं, जो यहाँ से यहाँ तक आती है, और इनके बीच वाला जो पैटर्न दिखाई देता है हमें, वो कहलाता है शीशो पैटर्न, और ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में परिवर्तन को दिखाता है। तो इसे हम कहते हैं वॉकर परीक्षण, परिसंचरण, वॉकर परिसंचरण। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? ये सिंपल सवाल है, आपको एनसीईआरटी में साफ साफ मिल जाएगा कि जो आर्द्र सदाबहार वन है, वो एक तो मिलते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में, क्योंकि यहाँ पे बरसात काफी अच्छी खासी होती है। एक मिल जाते हैं हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। एक मिलते हैं हमें पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में। जो गंगा का डेल्टा है, वहां पे हमें आर्द्र सदाबहार वन नहीं मिलकर पर्णपाती वन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गंगा डेल्टा। अगला, यहाँ पे हमें कुछ 4 तेल शोधनशाला है, मतलब रिफाइनरीज है। ठीक है, और ये चारों की ही चारों असम की हैं। और हमें दिखाना है कि मैप पे ये कहाँ पे है। तो हम इनको मैप पे अलग अलग नोट आउट कर देते हैं। देखो, गुवाहाटी का लोकेशन कुछ इस प्रकार है, डिगबोई का कुछ इस प्रकार है, बोंगईगांव का कुछ इस प्रकार है, और जो नुमाईमुडी है उसका कुछ लोकेशन इस प्रकार है। बोंगई गांव है जो सबसे पश्चिम में पड़ता है, और डिगबोई सबसे पूर्व में पड़ता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, लास्ट पहले डी और लास्ट में बी। यहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर, यहाँ में पूछा है पूर्व से पश्चिम, मतलब इस ओर से इस ओर। तो सबसे पहले डिगबोई आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ये नमालीगढ़, उसके बाद आता है हमारा गुवाहाटी, और फिर आता है बोंगईगांव। तो ऑप्शन नंबर हमारा DACB, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में जो उपयोग जो उत्पादन होता है विभिन्न साम उत्पादन का, उनमें भारत की रैंक क्या है? देखो, कपास उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है दूसरा स्थान। फार्मास्यूटिकल में स्थान आता है तीसरा। दूध में आता है पहला, और मांस में आता है 8वां स्थान। तो ये हमें मिलान कर लेता है। एक नंबर सी, एक में सी किस में है? तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा पहले नंबर पे ही सी है, तो हमें बाकी वाले देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले में सी है, दूसरा स्थान है। फार्मास्यूटिकल में हमारा तीसरा स्थान है। दूध में पहला स्थान है, और जो मांस है उसमें 8वां स्थान है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है जीके सामाजिक विज्ञान में, सॉरी सामाजिक विज्ञान के सेकंड पेपर, जो पेपर होता है मेन पेपर, उसमें ये सवाल आते हैं। बाकी वाले जितने भी थे वो फर्स्ट पेपर के थे। चलिए इसको हल करते हैं कि राजस्थान में नगरीय जनसंख्या लिंग अनुपात न्यूनतम कहाँ पे था? जब हम ओवरऑल पढ़ते हैं तो तब हमारे पास आता है कि धौलपुर में सबसे कम है, लेकिन जब नगरीय जनसंख्या का पढ़ते हैं तो हमारा सही आंसर है जैसलमेर हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसलमेर में नगरों में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है, तो जैसलमेर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कैल्साइट खनन क्षेत्र नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से तीन है और एक नहीं है। देखो, जब हम कैल्साइट खनन क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पे हमारे तीन जिले आते हैं। एक है उदयपुर और उसके आसपास वाला क्षेत्र, दूसरा आता है सीकर और तीसरा है सिरोही। जिले भी पता हो तो हमें इसे इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे भीलवाड़ा और उदयपुर का आसपास वाला क्षेत्र है, तो ये घेवरिया चांदपुरा कैल्साइट मिलता है हमें। सीकर में मिलता है और सिरोही में मिलता है। बाकी ऑप्शन बचा एक माधोगढ़ क्षेत्र, झुंझुनू। यहाँ पे कैल्साइट न मिलके क्या मिल रहा है? लोहा। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे, ये थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ इनको सवालों को। जो शाहबाद उच्च भूमि है, उसमें से कौन कौन सी भू आकृतियां हैं जो नीचे जो तीन भू आकृतियां दे रखी है उनमें जो शामिल है? पहली जो आकृति दे रखी है घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी। दूसरी है डग गंगधर उच्च भूमि। और तीसरी है चांदवाड़ी के निकट सरोज जो चोटी है वो 517 मीटर की। ठीक है, तीनों आकृतियां हैं, घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां, डग गंगधर उच्च भूमियां और चांदवाड़ी के निकट सरोज चोटी। अब इनमें से कौन सी है जो शाहबाद उच्च भूमि में है? तो इन दोनों तीनों में से सिर्फ जो घोड़े की नाल की आकृतियां हैं वही शाहबाद उच्च भूमि में आती है। बाकी दोनों शाहबाद उच्च भूमि में नहीं आती है, हाड़ौती पठार में आती है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा केवल ए हो जाएगा। जो 16 नंबर सवाल है कि कौन सी सहायक नदी साबरमती नदी में उसके दाहिने किनारे से मिलती है? जब साबरमती निकल के राजस्थान से बाहर जाती है तब उसके दाहिने किनारे से एक नदी आती है जिसे कहते हैं सेई नदी। ठीक है, और इसी नदी से जो जमई बांध है उसमें एक अतिरिक्त पानी के लिए वहां पे एक कैनाल बनाई गई है। दाहिने से मिलने वाली जो नदी है वो हमारी है सेई नदी। सही कहा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल, ये भी ब्लर है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। हमें ये इस्पात प्लांट है और यहाँ इनकी अवस्थिति राज्य हो। सिंपल। विजयनगर जो स्टील प्लांट है वो कर्नाटक में है, तो ए को हम 3 नंबर से मिलाएंगे। जो वाइजाग स्टील प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में है। दुर्गापुरा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। और जो भिलाई स्टील प्लांट है ये छत्तीसगढ़ में है। ये 10th की जो एनसीईआरटी है, 10th की एनसीईआरटी की जो जियोग्राफिक जो बुक है ना, उसमें ये सारे के सारे दे रखे हैं कि कौन सा प्लांट कहाँ पे है। ठीक है, तो ए, जो ए ऑप्शन है विजयनगर स्टील प्लांट है वहां पे 3 नंबर। तो इस पूरे में 3 नंबर ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे वाइजैक आंध्र प्रदेश में है, 1 नंबर सही है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, 2 नंबर सही है। और भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है बच्चों, ये हमारे ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि भारत में जो वर्षा है उसकी परिवर्तितता सबसे कम कहाँ पाई जाती है? परिवर्तितता का मतलब है अंतर, कि भाई साल भर में कहीं कम कहीं पे ज्यादा, या फिर साल भर निरंतर होती है। तो जब निरंतर होती है तो उनमें परिवर्तन जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत कम होती है। और ऐसा कौन सा स्थान है? वो वाला है हमारा नागालैंड और मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वो वाला स्थान। बाकी कोरोमंडल तट पर सिर्फ सर्दियों में बरसात होती है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है और लद्दाख में तो बिल्कुल कम ही होती है। तो जो वर्षा पाने वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे कम परिवर्तितता मिलती है वो है हमारा नागालैंड और मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्र। अगला सवाल, भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र, ये देखिए मैप जो है मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है जियोग्राफी की, तो वहां से लिया है। तो ये गन्ना क्षेत्र जो भारत में गन्ना क्षेत्र के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक काली पेटी। तो यहाँ से ये महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक की जो काली पेटी है इसमें गन्ना पेटी है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा आता है सतलुज और गंगा मैदान। यहाँ पे ये सतलुज और ये गंगा का पूरा मैदान आ जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा महानदी घाटी, महानदी घाटी यहाँ पे है, पूरी की पूरी। ठीक है, और चौथा आता है तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा घाटी। यहाँ पे ये जो तटों का आंध्र प्रदेश है और कृष्णा नदी की जो घाटी है क्षेत्र है यहाँ। अब यहाँ पे हमें इस मैप में 3 जगह पे है
गन्ना जो उत्पादन है क्षेत्र है, वो देखने को मिल रहा है। एक महाराष्ट्र वाला, एक सतलुज नदी वाला और एक तटीय आंध्र प्रदेश वाला। जो नहीं है वो है महानदी घाटी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई गन्ना उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा महानदी घाटी। और इसके अलावा जो गुजरात का ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर भी गन्ना उत्पन्न होता है। अगला सवाल, भारत में जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वह किस प्रकार के वन पाए जाता है? सिंपल है, जहाँ 200 प्लस है वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहाँ पे 70 से लगाकर 200 सेंटीमीटर है वहां पे पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है। अब एनसीईआरटी पे आपको कितना भरोसा करना है? मतलब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हमें एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, ताकि ये सीधी सीधी पूछी जा रही है। अब लाइन देखो, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, और यहाँ पे लिखा है वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, और सवाल देख लो, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो किस प्रकार के वन है? तो सिंपल है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो नीचे कूट दिए गए चार उनमें से सही कौन सा है? तो जो पहला है वो लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। कोई दो राय नहीं है कि जो लद्दाख है वो ठंडा मरुस्थल नहीं है। हरी के दून और नालगढ़ दून सबसे बड़े दून है? नहीं। जो हमारा देहरादून है ना, नाम सुना होगा देहरादून, वो है सबसे बड़ा दून। ठीक है, तो ये हरी के दून और नाल दून ये गलत हो जाता है कथन। तीसरा, फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, सही है, ये बिल्कुल सही है। और कंचनजंगा जो शिखर है वो अरुणाचल हिमालय में है? नहीं, ये अरुणाचल हिमालय में नहीं है, नेपाल हिमालय में, सिक्किम के पास। ठीक है, तो ये हमारे जो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही हो जाता है। कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में केवल ए और सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगेन एनसीईआरटी से सवाल आया हुआ, लाइन भी सेम है। देखो, बर्फ के उन छोटे कणों को जो पिघलते हैं और नीचे जाते समय पुनः जम जाते हैं, उन्हें तो कौन सा शब्द जो प्रयुक्त होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सहिमवृष्टि, जमी हुई वर्षा की बूंदें, या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें। ठीक है, ये इतनी लाइन काफी है हमारे सवाल के लिए। तो जो सहिमवृष्टि है वो होती है जब शुरू में होती है, संघनन से बर्फ जमती है, सॉरी बादल बनते हैं, उनसे जब बूंद निकलती है, वो बूंद नीचे आकर तापमान ठंडे होने के कारण फिर से जम जाती है, तो उसे हम कहते हैं सहिम वृष्टि। जब बरसात होती है तो उसमें जो बर्फ की बूंदें हैं, वो जो बूंदें हैं पानी की, वो बर्फ में जम जाती है। तो ये भी अगेन एनसीईआरटी से पूछा गया है, खुला खुला। नेक्स्ट, कौन से कारक जो है वो गल्फ स्ट्रीम को कैप हेट्रस के पास पूर्व की ओर धकेल देते हैं? देखिए, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, और ये हमारा अमेरिका वाला पोर्शन है। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ से जो महासागर की धारा है वो यहाँ से मुड़ के ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, और नीचे इस साइड की ओर जाती है। ये धाराओं का मुड़ाव क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था कि जो धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ती है। तो ये किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, और दूसरा, जो पशु आप पवने हैं अपनी, जो पश्चिम से आने वाली पवने, बेसिकली पश्चिम से नहीं आती है, वो जाती है इस हाई हाई प्रेशर बेल्ट से ऊपर की ओर। लेकिन जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो ये थोड़ी मुड़ जाती है। ठीक है, और इन्हीं हवाओं की दिशाओं के कारण ये जो है गल्फ स्ट्रीम, ये भी पूर्व की ओर धकेल दी जाती है। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, तो ये दो कारण बन जाते हैं, एक तो पशुआपन है और दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन। पानी का उत्सर्जन बल क्या होता है? देखो, ये जो समुद्र का तल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या है, कम है, और यहाँ पे तापमान ज्यादा है। जैसे ही तापमान ज्यादा होता है तो यहाँ पानी गर्म होता है और लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पे वायुमंडल में तापमान कम होने के कारण दबाव बनता है। तो यहाँ दबाव बनेगा और यहाँ पे पानी ऊपर की ओर उठेगा। तो जो यहाँ से पानी है ये यहाँ आकर ऊपर उठेगा, तो यहाँ का जो तल है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
और यहाँ दबाव के कारण तल थोड़ा सा नीचे आएगा। इसी को कहते हैं पानी का उत्स्रावण बल। तो वो दबाव के कारण पानी अंदर से बाहर की ओर आता है, तो इस कारण से ये गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर नहीं मुड़ती। तो हमारा जो ए और बी आंसर है वो सही होगा, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति का अंतराल होता है। देखिए बच्चों, जब पूर्ण ज्वार आता है, दैनिक ज्वार, उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 24 घंटे और 52 मिनट। और जो अर्ध दैनिक आता है उसकी आवृत्ति होती है 12 घंटे और 26 मिनट। और जब एक ही दिन में 4 बार आए, ठीक है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 6 घंटे और 13 मिनट। ये आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा है 12 घंटे और 26 मिनट। अगला सवाल, कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही कौन सा है। पहला कथन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। सही है, यही तो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से। देखो, ये हमारी है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी पर हवाएं निम्न दाब से, सॉरी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। मान लो यहाँ पे उच्च दाब है, हाई प्रेशर है इन दोनों क्षेत्रों पे, और यहाँ पे लो प्रेशर है। क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो इसी के बीच में रहती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। और हवाएं जो है वो हाई से कहाँ आती है, लो प्रेशर की ओर आती है। ठीक है, मान लिया। लेकिन जब तक हवाएं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है तो ये पृथ्वी का ये स्थान है, ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो हवाओं की जो दिशा है वो जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो बाएं ओर हो जाती है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में यही दिशा है अपने दाएं ओर हो जाती है। तो ये पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो दिशाओं को प्रभावित करता है। पहला सही है। कॉरियोलिस बल जो है के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाती है। बिल्कुल सही है। ये जो पृथ्वी घूर्णन करती है और जिसके कारण पवनों पर बल लगता है, इसी को कहते हैं कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल के कारण ये जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। तो ये भी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस ओर विक्षेपित होती है, दाहिने ओर, तो ये भी सही है। कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के समानुपात में बढ़ता है। देखो, जैसे यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो कॉरियोलिस बल की जो मात्रा है, जो वेग है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे 0 डिग्री पे कॉरियोलिस बल बिल्कुल भी नहीं लगता। जिसे हम 5 डिग्री से लगाकर 5 डिग्री दक्षिण तक, इसे हम एक डोल ड्रम कहते हैं, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी विक्षेपण नहीं होता है, हवाएं सीधी ऊपर की तरफ ही बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो यहाँ पे जो कॉरियोलिस बल है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये जो कथन है वो हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। जो चौथा कथन है, जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की जो दिशा है उतनी ही कम विक्षेपित होगी। जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ जाएंगे या ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हमारा जो कॉरियोलिस बल है वो बढ़ता है। तो कोण के साथ साथ इसकी जो बल है वो धीरे धीरे समानुपात में बढ़ता रहता है। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है, जितना दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की दिशा उतनी ही कम विक्षेपित होगी। दाब प्रवणता का मतलब होता है, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर। अब यहाँ का हाई प्रेशर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो कम है। तो यहाँ की जो दाब प्रवणता है उसका ढाल बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण हवाएं यहाँ से यहाँ तक तेज गति से आएगी। ठीक है, और जब हवाएं तेज गति से आती है, मतलब दाब प्रवणता जब अधिक होती है तो वो विक्षेपित भी ज्यादा होती है। यहाँ पे लिखा है कि उनकी जो दिशा है वो कम विक्षेपित होगी। मान लो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और हवाएं यहाँ से यहाँ आ रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो ये हवाएं जितनी स्पीड में आएगी उतनी ही उसमें
मुड़ने की शक्ति ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, विक्षेपण होने की शक्ति। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी, जो डी ऑप्शन है यहाँ पे डी नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों जब हम देखते हैं तो जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं तभी हम एग्जाम हॉल में सवाल को कर पाते हैं। और वो भी तब जब चार स्टेटमेंट एक एक लाइन में दे दिए जाते हैं, जिनको हम पढ़ने में भी टाइम लगता है और समझने में भी टाइम लगता है। तो जब इसकी कॉन्सेप्ट जब हमें पता होंगे तो ये सवाल हमारे सही हो जाते हैं। अगला है जो किलिमंजारो है, वो किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो हमारे पास ज्वालामुखी के कुछ प्रकार हैं, उसमें कुछ प्रकारों में भी हमारे पृथ्वी पर कुछ ज्वालामुखियां पाई जाती हैं। उसमें जो जो अफ्रीका में जो किलिमंजारो पाई जाती है, केनिया में, वो कौन सी प्रकार की ज्वालामुखी का प्रकार है। तो वो हम कहते हैं कि शांत प्रकार की ज्वालामुखी है, वहां पे अभी किसी भी प्रकार की कोई हलचल या कोई ज्वालामुखी क्रिया नहीं देखने को मिलती है। अगला सवाल, वॉन एलन विकिरण पेटी। जब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के जो ऊपर है वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं। सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। लेकिन जो ये वॉन एलन है, ये किसी व्यक्ति का नाम है और इन्होंने ही इस जो पेटी है इनकी खोज की थी, जहां पे चुंबकीय मान ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब बाकी सभी से जो बहिर्मंडल में है और यहाँ पे चुंबकीय मंडल पाया जाता है, उसी को हम नाम देते हैं वॉन एलन विकिरण पेटी, ये वाली। ठीक है बच्चों, तो जो ऑप्शन नंबर है फोर्थ, ये हो जाएगा हमारे, ये भी हम एनसीईआरटी में लगभग तो पढ़ाते ही हैं। अगला अगला सवाल है, मध्य महासागरीय कटक की निम्नलिखित चुंबकीय पट्टियों को उनके कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ये वाला सवाल हमें नेट लेवल पर भी नहीं पढ़ाया जाता है, जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है, लेकिन कोचिंग वगैरह नोट्स वगैरह एनसीईआरटी में ये सवाल नहीं मिलने वाला है। तो गैस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवालों को छोड़ना ही होता है। और जिन्होंने पढ़ा है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो संभावना बनती है वो छोड़ने की बनती है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो होने ही वाला है। इसका जो सही आंसर है, जैसे देखो, जो मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं उनकी कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। इस जगह से लावा आता रहता है और ये दोनों जो बेल्ट वो एक दूसरे को अपने विपरीत दिशा में धकेलते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिप बनती है और इन्हीं स्ट्रिपों को कुछ नाम दिया गया है। जैसे ही स्ट्रिप खोजी गई है तो उनको उनके हिसाब से नाम दिया गया है। अब देखो, नाम क्या दिया गया है। सबसे पहले जो स्ट्रिप आती है, जो इस उद्गार के पास में है, उसको नाम देते हैं हम गिलबर्ट, ठीक है। और गिलबर्ट के बाद जो आती है उसको हम नाम देते हैं गॉस। गॉस के बाद आने वाली पेटी को हम नाम देते हैं यहाँ पे मट्टुयामा, ठीक है बच्चों। और मट्टुयामा के जो बाद में जो पेटी आती है, जो सबसे पुरानी है, उसको नाम देते हैं हम ब्रुंस। तो सबसे नवीनतम जो गुलबर्ट पेटी है, पट्टी है, उसके बाद गॉस, उसके बाद मटुयामा, उसके बाद ब्रूंस, ठीक है। तो कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले गिलबर्ट, डी ऑप्शन। तो डी इसमें एक जगह पे ही है, ये वाला, ठीक है। DACD। अगला सवाल, भारत में जो भूकंप की तरंगे हैं उनकी गति के आधार पर उन निम्नलिखित तरंगों को सुमेलित करना। देखिए, तरंगे हमारे पास दो प्रकार की हैं। एक एस तरंग, सॉरी, पी तरंग है, एक एस तरंग है। ये प्राइमरी तरंगे होती है, ये सेकेंडरी तरंगे होती है। अब इनके भी अलग अलग भाग हैं, जिस प्रकार से ये माध्यम चेंज करती है उनका प्रकार चेंज हो जाता है। जैसे जो प्राइमरी तरंग है उनको मेनली पीएन माना जाता है। जब वो शुरू होती है निकलनी, तब उन पवनों को कहते हैं पीजी और SG, ठीक है। और उसके बाद जो आती है तो उसको कहते हैं पी स्टार और S स्टार, ठीक है। और जब वो धरातल पर पहुंच जाती है तो उनको कहते हैं हम PN और SN। चूंकि यहाँ पे एन का कोई वर्णन नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो
पी और एस तरंग है वो, इनका मतलब आरपीएससी का यही मान के चल रहे हैं। तो इनकी गति जो सर्वाधिक होती है, जब भूकंप केंद्र से ये तरंगे निकलती है तो सबसे पहले न्यूनतम गति होगी, फिर सर्व मध्यम गति होगी, और उसके बाद में जब धरातल पर पहुंचती है तो इनकी गति और तेज हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, और हम इस वाले ऑप्शन को सही मान सकते हैं, लेकिन आरपीएससी इसको क्या सही माने वो अलग बात होगी। एक बार हम इन तीनों को सही मान लेते हैं, क्योंकि जो स्टार है वो यहाँ दे रखी है, जो जी तरंग है पी जी है वो यहाँ दे रखी है, और इनकी गति दे रखी है। पीछे जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ एक ही है जो सर्वाधिक गति वाला हो सकता है। तो हम एक बार तो ऑप्शन दो को, ए बी सी तीनों को सही मान रहे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो क्लास है वो मैंने मेरे YouTube चैनल पे एक अक्षांश और देशांतर नाम से जो एक क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहो तो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो। कथन क्या है, भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश है। बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री वो सबसे लंबी अक्षांश है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाओगे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाएगी। जैसे इसके ऊपर छोटी, इसके ऊपर छोटी, और सबसे ऊपर पोल आ जाएगा। इसके नीचे भी ध्रुव रेखा से नीचे, जब भूमध्य रेखा से नीचे जाओगे तो धीरे 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 अक्षांश क्या होगी, कम होगी। और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। देखो, मान लेते हैं इनकी जो लंबाई है वो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाओगे तो घटेगी, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है ना वो भूमध्य रेखा पर बढ़ती है। दूरी है वो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, बढ़ती है। मतलब 90 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में जितनी दूरी है वो दूरी ज्यादा है 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो दूरी है उससे। क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, तो चपटी होने के कारण यहाँ पे जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, इनके बीच में थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, सभी अक्षांशों की लंबाई घटती है, लेकिन दूरियां भी घटती है, ये सही नहीं है। तीसरा है, अक्षांश देशांतर को समकोण पर काटते हैं। बिल्कुल सही है, ये जो जितने भी अक्षांश है वो सारे के सारे जो हमारे देशांतर है, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 1 डिग्री है, ये दो है, ऐसे करते करते नेक्स्ट 360 देशांतर है, इन सबको ये 90 डिग्री पर काटती है। तो ये समकोण पर काटती है, सही है। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश एंटी आर्कटिक वर्थ है। देखो, सिंपल है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये हमारी भूमध्य रेखा, और ये आ जाती है कर्क रेखा, और इसके नीचे आ जाती है मकर रेखा। उसके बाद जो रेखा आती है उसे हम कहते हैं आर्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव में। और जो दक्षिण ध्रुव में आता है वो एंटी आर्कटिक रेखा। ठीक है, तो जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो एंटी आर्कटिक वर्ग है, ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, तीन ऑप्शन सही हो जाते हैं, ए सी और डी पहला ही सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल है। जो 7 तारीख को सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर हुए थे उनमें से हमने जियोग्राफी के जितने भी सवाल थे उनको निकाल दिया है, और उनका हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कहाँ से आया और किस प्रकार से पूछा गया है, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम उनमें ये सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नक्षत्र दिवस पूछा है, जो काफी सारे नोट्स में मिल जाता है। नक्षत्र दिवस का मतलब होता है ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा अपना पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का कितना समय लगाता है। देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 24 घंटे में। सॉरी, पृथ्वी का जो घूर्णन है, ठीक है, वो होता है 24 घंटे में। और पृथ्वी अपने जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो है अपना 364, 8 घंटे और 26 मिनट। लेकिन जो चंद्रमा है वो एक दिन में जब पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं नक्षत्र दिवस। हमारे जितने भी नक्षत्र हैं वो सारे चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रत्येक दिवस की अलग अलग टाइमिंग है
जो चंद्रमा की टाइमिंग है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल था। और इसी प्रकार से हमारे आने वाले जो 2026 में है सेकंड ग्रेड के जितने पेपर होने वाला है, तो जियोग्राफी पढ़ने के लिए मैं अब मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ सीरीज चलाने वाला हूँ, जितने जिसमें भी सारे जितने भी टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे। तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए और उन्हें देखिए, ताकि आने आने वाली 2026 की जो वैकेंसी है उसमें आप एक सीट कंफर्म कर पाओ। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।